हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लेविस मैपर। आज की इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा से यूनिट 1 डॉक्टर फॉस्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए प्रोग्राम के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में एज अ 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा को सिलेक्ट किया होगा और ये सेमेस्टर सेकंड के लिए वीडियो जो है होने वाली है। और इस वीडियो में हम बेसिकली समरी को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। सो ये वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस ना करें। ओके, सो इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट 1 डॉक्टर फॉस्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी वीडियोस के नोट्स मिले एज अ पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे सभी नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, और मैं कंटेंट की अगर बात करूं तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में हमारे पास 3 यूनिट है, जिसमें हमारा यूनिट 1 क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया है डॉक्टर फॉस्टर, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड यूनिट है हमारा विलियम शेक्सपियर मैकबेथ द्वारा लिखा गया। ठीक है, और यूनिट थर्ड में हम आफ्रा बेन द रोबर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में बेसिकली यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि आप सभी को अपने क्वेश्चंस के आंसर में ऑथर के बारे में लिखना जरूरी होता है, उससे आपके मार्क्स जो है ज्यादा अच्छे इंक्रीज होते हैं। सो इसीलिए हम बेसिकली थोड़ा सा ऑथर के बारे में जरूर जानेंगे जो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस यूनिट के जो राइटर है, इस ड्रामा के जो राइटर है वो क्रिस्टोफर मार्लो है। ठीक है, जिनका जन्म जो है वो 1564 में हुआ था, ये मत भूलिएगा, 1564 में हुआ था। एज द सेम शेक्सपियर, वो शेक्सपियर के एज के ही माने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही उन दोनों में फर्क था। ठीक है, और उनको जो है किट मार्लो द्वारा किट मार्लो करके भी उनको बोला जाता है। अगर किट मार्लो या फिर क्रिस्टोफर मार्लो, आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों का मतलब सेम ही है, उनको किट मार्लो भी बुलाया जाता था। ठीक है, और ही वॉज इंग्लिश प्ले राइट पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज, वो एलिजाबेथन एज के इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे। ठीक है, और उनका अगर मैं फर्स्ट प्ले की बात करूँ तो टेम्बरलाइन द ग्रेट, और ये एक ऐसे राइटर थे जिनके जितने भी प्लेस थे ना वो सारे सक्सेसफुल हो जाते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो मतलब फेल हो जाता था, उनके सारे ही। इनका जो फर्स्ट प्ले था द ट्रेम्बरलाइन द ग्रेट, ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, और दिस वाज द एज ऑफ रेनाइसेंस। रेनाइसेंस का यहाँ पे मतलब होता है रीबर्थ, हम आगे आने वाली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो इनके सारे प्लेस जो है वो सक्सेसफुल होते थे, और इनका फर्स्ट प्ले जो है टेम्बरलाइन द ग्रेट था, इसको जरूर मेंशन करिएगा आप। और इनके अगर हम दूसरे वर्क्स की बात करें तो द ड्यू ऑफ माल्टा, टेम्बरलाइन द ग्रेट, एडवर्ड द सेकेंड, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, और जो मार्लो हैं वो एक फर्स्ट ऐसे अचीवर थे जिनको एक रेपुटेशन मिली थी फॉर किसके लिए, ब्लैंक वर्ड्स के ड्रामा लिखने के लिए, ब्लैंक वर्ड्स लिखने के लिए। यहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब हम पोएम पढ़ते हैं तब उनको एक लय में पढ़ते हैं, एक सुर में हम पढ़ रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो उनके लास्ट वर्ड होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सेम साउंड करते हैं। प्रोनाउंस उनको थोड़ा थोड़ा लगता है कि अब सेम ही वर्ड है, राइट। लास्ट में जो उनका साउंड सेम सेम निकलता है। बट जब ब्लैंक वर्ड्स होता है तो क्या होता है, उसमें जो उसकी लय होती है वो तो सेम होती है, बट जो उनके लास्ट वाले वर्ड होते हैं वो सिमिलर साउंड नहीं करते, उनमें एक जैसी आवाज नहीं निकलती है, तो उसको हम बेसिकली ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। तो इसी वर्ड्स में लिखने के लिए जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उनको अचीवमेंट मिली थी। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं समरी को। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। और तो समरी की ओर आते हैं हम। सो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो एक जर्मन के टैलेंटेड स्कॉलर थे। उनका मानना था कि वो मतलब ह्यूमन नॉलेज की जितने भी चीजें थी ना, लिमिट्स जो थी वो सारे मतलब वो सारी चीजें सीख चुके हैं। उनका बिलीव था दैट ही हैज लर्न ऑल दैट कैन बी लर्न बाय कन्वेंशनल मीन्स। कन्वेंशनल मीन्स के द्वारा जितनी भी चीजें सीखी जाती थी, चाहे वो फिलोसफी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, डॉक्टरी हो, उन्होंने ना मतलब सारी चीज सीख ली थी। ठीक है, बट वो एक चीज नहीं सीख पाए थे। वो सारी चीजें सीख चुके थे, वो साइंस को मानते नहीं थे। ठीक है, मेडिसिन पे वो जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीख ली उन्होंने। उसके बाद क्या रिसर्च करते हैं वो कि उनके पास ना मतलब कोई भी अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उनके पास उसका आंसर होना चाहिए, तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब क्यों ना ब्लैक मैजिक को सीखा जाए। तो उस टाइम क्या होता है, दो एंजल्स आती हैं, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। तो गुड एंजल जो होती है वो उनको राइट पाथ दिखाती है, बोलती है कि तुम थोड़ा स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, स्क्रिप्चर्स के बारे में जानो। बट जो बैड एंजल होती है, या आप कह लीजिए एविल एंजल जो होती है, वो उनको ना ब्लैक मैजिक सीखने के लिए फोर्स करती है कि ये हाँ ये बहुत अच्छा पाथ है, तुम्हें सारे नॉलेज मिलेंगे, ब्ला ब्ला करके डॉक्टर फॉस्टर्स को फोर्स करती है। और जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो एविल एंजल का ही बात मानते हैं और ब्लैक मैजिक को सीखना शुरू कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं स्टोरी में धीरे धीरे क्या होता है। ठीक है, फिर जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वॉज द लीजेंड अबाउट द लाइफ एंड डेथ ऑफ जॉर्जी जॉन फॉस्टर्स, whose public life extended from around 1510 to 1540। इनकी पब्लिक लाइफ रही थी। ठीक है,
उसी के साथ साथ ये जो है ये द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस कॉमनली रेफर टू डॉक्टर फॉस्टस। तो ये जो है ये नाम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इस ये जो ड्रामा है, इस ड्रामे का ये जो नाम है ना, हमें तो यूनिट में डॉक्टर फॉस्टर दिया हुआ है, बट इसका जो ये पूरा नाम जो है ये बहुत अपने आप में रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नाम को जरूर याद रखिएगा, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ओके, सो ये ही भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली ये जो टाइटल है ये किसको रेफर किया गया है, डॉक्टर फॉस्टस को, ठीक है। और ये जो है ये एक एलिजाबेथन ट्रेजिडी है, एलिजाबेथन एज की ट्रेजिडी है, ठीक है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखी गई है। आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में कई सारे एज होते हैं, तो ये वाला जो ड्रामा है वो एलिजाबेथन एज का है, ठीक है, और जो कि क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया है। और यह एक जर्मन स्टोरीज होता है, जर्मन की स्टोरी है अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्टर्स। जो टाइटल में जो फॉस्टर्स है यह एक कैरेक्टर है जिनके ऊपर ये जो है एक जर्मन स्टोरी है, ठीक है। और इट वॉज प्रोबेबली रिटन की अगर हम कब लिखा गया था इसकी बात करें तो 1592 से 1593 के बीच मार्लो के डेथ के पहले लिखा गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फॉस्टर्स हैं वो एविल एंजल की बात को मानते हैं, ठीक है। तो फॉस्टर बिगिन टू हैव सेकंड थॉट, जो एविल एंजल की थॉट थी, लर्निंग ऑफ ब्लैक मैजिक, वो ब्लैक मैजिक को सीखना शुरू करते हैं। टू फेलो स्कॉलर्स, वाल्डे एंड कार्नेलियस, जो ये दो, इन स्कॉलर्स का भी आपको नाम याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने फॉस्टर्स को ब्लैक मैजिक के सभी फंडामेंटल सिखाए थे। यही दोनों स्कॉलर्स थे जिन्होंने, वाल्डे एंड कॉर्नेलियस, जिन्होंने फॉस्टर्स को ब्लैक मैजिक के जितने भी फंडामेंटल है वो सिखाया था, ठीक है। और इवेंचुअली जो फॉस्टर्स है वो बुलाते हैं किसको, समन का मतलब होता है बुलाना, समन द डेविल मेफिस्टोफिलिस। यहाँ पे इसका नाम भी आप याद रखिएगा, यह एक डेविल है जिसके थ्रू जो फॉस्टर्स है वो कई सारी चीजें सीखते भी हैं और एट द एंड वो अपने आप पे पछतावा भी करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो वाइल्ड और कॉर्नेलियस होते हैं वो उसको फंडामेंटल सिखा देते हैं फॉस्टर्स को। तो आपने लाइक टीवी सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, ऐसे स्टार बना होता है और ऐसे करके ब्लैक मैजिक हो रहा होता है। तो फॉस्टर्स भी अगेन ये चीज करते हैं और जब वो फंडामेंटल सीख लेते हैं और फिर मेफिस्टोफिलिस जो कि एक डेविल है उसको बुलाते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं द टर्म ऑफ देयर पैक्ट आर एग्रीड अपॉन। यहाँ पे भी देखिए एक चीज और, कि वो मेफिस्टोफिलिस को बुलाते हैं और जो कि एक डेविल है और उसको एक काम देते हैं, पर जो मेफिस्टोफिलिस है वो कह देता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो लूसीफर कहता है मैं वही काम करता हूँ। तो आप सभी को आई होप क्या लूसीफर की स्टोरी पता होगी, अगर नहीं तो आप बोलिएगा, हम एक नेक्स्ट वीडियो में लूसीफर को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो जो मेफिस्टोफिलिस है वो डायरेक्ट मना कर देते हैं फॉस्टर्स को कि मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो लूसीफर कहता है मैं केवल वही काम करूंगा। तो फिर फॉस्टर्स क्या कहते हैं, ओके ठीक है, वो मेफिस्टोफिलिस को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि अगर जो लूसीफर है वो मेफिस्टोफिलिस को 24 ईयर्स के लिए फॉस्टर्स के एज अ सर्वेंट के लिए दे देते हैं, और तो क्या होगा, वो अपने जो उनका सोल है, फॉस्टर्स जो है, फॉस्टर्स वो अपने सोल को लूसीफर को दे देंगे, लूसीफर को अपना सोल दे देंगे आफ्टर 24 ईयर्स। जब वो 24 ईयर्स तक सारी मेफिस्टोफिलिस के साथ रहकर सारी चीजों को सीख लेंगे, हर चीज के बारे में जान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल एच है, ठीक है। सो मेफिस्टोफिलिस को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और फिर जो मेफिस्टोफिलिस है वो लूसीफर के पास ये कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता है कि जो फॉस्टर्स है वो कह रहा है कि अगर वो 24 ईयर्स तक मेफिस्टोफिलिस को उसके साथ रहने देता है तो जो फॉस्टर्स है वो अपने सोल को लूसीफर को गिफ्ट कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो फिर लूसीफर जो वो मान जाता है और मेफिस्टोफिलिस को फॉस्टर्स के पास छोड़ देता है, ठीक है। और वो जो पैक्ट है उस पैक्ट पे जो एक पैक्ट होता है फिर जो मेफिस्टोफिलिस लेकर आता है उसमें क्या होता है कि जो फॉस्टर्स है उनको साइन करने होते हैं जितने भी पेजेस होते हैं हर पेजेस पे, बट साइन एज अ पेन के साथ नहीं, और फॉस्टर्स को अपने खुद के ब्लड के साथ साइन करना होता है, ठीक है। तो वो जो फॉस्टर्स है वो भी मान जाते हैं बिकॉज उनके अंदर बहुत ईगर आ जाता है कि उनको सीखना ही है ब्लड, तो वो अपने ब्लड से साइन कर देते हैं सारी चीजों को, ठीक है। इन रिटर्न फॉर हिज इमॉर्टल सोल फॉस्टर्स बिल्स विल बी ग्रांटेड फॉर 24 ईयर्स ऑफ पावर विद, यहाँ पे ई लगा लीजिएगा, ठीक है। सो इन रिटर्न फॉर हिज इमॉर्टल सोल फॉस्टर्स, यहाँ पे फॉस्टर्स है, ठीक है, फॉस्टर्स विल बी ग्रांटेड फॉर 24 ईयर्स ऑफ पावर विद मेफिस्टोफिलिस। अगर वो ये बात मान चुके हैं तो यहाँ पे फॉस्टर्स क्या सोचता है कि वो मेफिस्टोफिलिस के साथ 24 साल तक पावर में रहेगा, ठीक है, एज हिज सर्वेंट, और मेफिस्टोफिलिस उसके सर्वेंट की तरह रहेगा। फॉर दैट ही हैज टू साइन अवे हिज सोल, अवे हिज सोल इन हिज ओन ब्लड। मैंने बताया ना उनके खुद के ब्लड में उनको लिखना पड़ेगा, उसमें साइन करना पड़ेगा। फिर मेफिस्टोफिलिस जो है
फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। जो मेफिस्टोफिलिस है, सॉरी, यहाँ पे फिर जो मेफिस्टोफिलिस है वो क्या होता है, वो मान जाता है। ठीक है, सारी चीजें हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो अब पावर आ जाती है बहुत सारी, बिकॉज मेफिस्टोफिलिस जो है एक डेविल है और वो किसी पर्सन के साथ रह रहा है, तो उस पर्सन के पास भी ऑफ कोर्स पावर आएगी। तो जो मेफिस्टोफिलिस है वो फॉस्टस को एक राइड पे लेके जाता है, बिकॉज पावर आ चुकी है। तो वो पूरे वर्ल्ड टूर पर जाते हैं और कई कई चीजें सीखते हैं, जो कि बाय ड्रैगन्स के द्वारा जाते हैं। फॉस्टस हैज एक्सप्लोर्ड द हेवन एंड अर्थ एंड फ्लाइज टू रोम, वेयर द feast honoring एसटी पीटर इज टू बी सेलिब्रेटेड। यहाँ पे अगेन आप फोस्टस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो फोस्टस होते हैं वो मेफिस्टो विलेज के साथ पूरे वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, और फिर साथ ही साथ में वो रोम में एक पोप होते हैं, उनके पास भी जाते हैं। पोप एक क्रिश्चियंस के लाइक सबसे हेड जो होते हैं, वो एक आप कह लीजिए पुजारी कह लीजिए, वो एक सबसे हेड होते हैं, पोप जो होते हैं। ठीक है, तो फिर वो रोम जाते हैं। रोम में एसटी पीटर जो होते हैं वो सेलिब्रेट होने वाले होते हैं, तो वहां पे जाते हैं। और फिर वो सारी चीजें ना वहां पे बिगाड़ने लगते हैं, बिकॉज उनके पास पावर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो दोनों होते हैं वो अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं। ठीक है, और प्ले अ नंबर ऑफ ट्रिक्स बिफोर लिविंग। तो वो रोम को छोड़ने से पहले वहां पे वो नंबर ऑफ ट्रिक्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। जो पोप होते हैं उनके टेबल को उड़ाने लग जाते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इनविजिबल कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, फिर फॉस्टर्स ऑल्सो आस्क्ड मेफिस्टोफिलिस टू कॉल द सोल ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय। यहाँ पे इस बात को अंडरलाइन कर लेना आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा कैसे वो लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, रूम में जाते हैं और सारी चीजों सबको थोड़ा सा मतलब परेशान करते हैं। फिर एट द एंड जो फोस्टस होता है वो ये भी कहता है मेफिस्टोफिलिस को कि मुझे अब एक वुमेन चाहिए। तो क्योंकि मेफिस्टोफिलिस पहले मना कर देता है, बिकॉज जो वेडिंग है वो एक होली सेरेमनी होती है, और वो होली सेरेमनी नहीं करा सकते बिकॉज ये खुद एक डेविल है। ओके, सो क्या करता है, फिर फॉस्टस बोलता है कि आप हेलेन को बुलाओ, जो वर्ल्ड की बहुत ब्यूटीफुल विमेन को माना जाता है, हेलेन को। ठीक है, तो फॉस्टस को बोलते हैं कि हेलेन को बुलाओ। तो फिर जो मेफिस्टोफिलिस है वो हेलेन को बुलाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो फॉस्टस है वो धीरे धीरे ब्लैक मैजिक का गलत यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो ब्यूटी और जो एडवेंचर है, एडवेंचर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ब्यूटी और एडवेंचर की ओर जा रहे हैं, वो ब्यूटी तक को नहीं सोच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और वो ब्लैक मैजिक का रॉन्ग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंस में काउंट होते हैं उनके, सिंस यानी पाप। ठीक है, तो बिकॉज ये क्रिश्चियन थे, तो फॉस्टर जो है वो धीरे धीरे बहुत सारे सिंस करने लग गए थे। ठीक है, उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा था। फिर जैसे जैसे बिकॉज वो 24 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर जो टाइम है वो धीरे धीरे बीतने लगता है। फिर फॉस्टर्स को ना मतलब रियलाइज होने लगता है कि अब तो टाइम भी बीतने जा रहा है, मैंने जो चीजें वो ना सोचने लग जाता है फॉस्टर्स। तो वो सोचता है कि सारी चीज तो मैंने बहुत सारी गलत करी है, दैट हिज मैटर इज प्रोबेबली रिपेयर फॉर गॉड। सो जो वेगनर होता है वो उनके फॉस्टर्स के डेथ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, फिर जो मेफिस्टोफिलिस होता है वो टॉन्ट मारता है फॉस्टस को, और जो फॉस्टस है वो ब्लेम करता है मेफिस्टोफिलिस को कि जो उसकी जो बर्बादी हो रही है, जो उसका डैमेनेशन हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेफिस्टोफिलिस की हो रहा है बस। बट यहाँ पे जो मेफिस्टोफिलिस है वो तो एक डेविल है, पर जो फॉस्टस थे उनको सोचना चाहिए था। एट द एंड भी उन्होंने अगर माफी मांगी होती तो हो जाता, बट वो एट द एंड जब घड़ी के द क्लॉक स्ट्राइक 11 एंड फॉस्टस फाइनली मोनोलॉग रिवील्स हिज रिग्रेट। जब भी जैसे ही 24 साल के बाद घड़ी में 11 बजते हैं, तो फॉस्टर्स को रिग्रेट होने लगता है, और ब्लाइंडली क्या करते हैं वो बैक करने लगते हैं फॉस्टर के सामने, डेविल के सामने, सॉरी फॉस्टर्स नहीं, गॉड के सामने और डेविल के सामने कि मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरे सिंस को माफ कर दो, ब्ला ब्ला करके। तो अब तो वो, क्योंकि अब जो टाइम है वो निकल चुका था, अब इस माफी का कोई फायदा नहीं था। तो दैट इज वाई द डेविल फ्रॉम मेर्सी, बट वो मेर्सी के लिए बोलते हैं जो फॉस्टर्स होते हैं, बट जो देयर इज नो मेर्सी एज फॉस्टर्स इज ड्रैग्ड डाउन टू हेल। सो यहाँ पे अब कोई मेर्सी नहीं दी जा सकती, बिकॉज फॉस्टर्स को अब हेल में जाना ही पड़ेगा। सो द कोरस इज रिवील्स दैट फॉस्टर्स इज गॉन। सो जैसे ही सुबह होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो देखते हैं तो डॉक्टर फॉस्टर्स उनकी बॉडी यही है, वो उनका सोल जो है वो जा चुका होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो स्टोरी है, जो लास्ट में कोरस जो रिवील करता है कि फॉस्टर जो है, यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। सो फॉस्टस जो है वो अब मर चुके होते हैं, वो हेल में जा चुके होते हैं। एट द एंड में उनको जाके अपनी गलतियों का रियलाइज होता है। बल्कि हर स्टेज पर गुड एंजल और बैड एंजल आकर उनको समझाती है, बट वो हमेशा बैड एंजल को फॉलो करते हैं और गुड एंजल की बात को नहीं सुनते हैं। एक बार बीच में वो सोचते भी कि कहीं गलत तो नहीं है, पर वो फिर से जो है बैड एंजल की बात सुनने लगते हैं।
तो इस तरीके से एट द एंड क्या होता है कि उनको हेल में जाना पड़ता है। सो वी आर वांट टू रिमेम्बर द लेसन इट एंड हिज फॉल। सो जो फॉस्टस का जो फॉल है, डाउनफॉल है, और जो इस लेसन है इस ड्रामा से, वो हमें रिमेम्बर रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम रेनाइसेंस को देखते हैं। रेनाइसेंस का क्या मतलब होता है? रेनाइसेंस का अगर मैं एक वर्ड बताऊं, रीबर्थ या रीबॉर्न कह लीजिए आप। जब किसी चीज का मान लीजिए कोई पुराना, मतलब लाइक ट्रेडिशनल एज जो है, जब धीरे धीरे करके मॉडर्न एज की तरफ बढ़ने लगती है, उस चीज को हम बेसिकली रेनाइसेंस कहते हैं, ठीक है। और एक वर्ड में आप रीबर्थ में ही बता सकते हैं, विच रिप्रेजेंट्स यूरोप वाइड मूवमेंट विच मार्क्स द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होता है कि जो यूरोप होता है उसमें धीरे धीरे रीबर्थ हो रहा होता है। जितने भी ट्रेडिशनल चीजें होती हैं वो सारे मॉडर्न एरिया में बढ़ने लगती है, मॉडर्न एज की ओर आगे आगे बढ़ने लगते हैं, सारी चीजें डेवलप होने लगती है। इन रिनाइसेंस पीरियड इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेयर मैन बिगिंस टू हैव अ न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशन एंड न्यू इंटरेस्ट। नई नई चीजें, नए नए इंटरेस्ट वो जो है डिस्कवर करने लगते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हमारा रिनाइसेंस एज में ही आया था, ठीक है। तो इस प्रिंटिंग प्रेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिनाइसेंस पीरियड, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिनाइसेंस क्लियर होगा। रिनाइसेंस क्या होता है? ये एक लिटरेरी अगर मीन्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है रीबर्थ। बेसिकली जब वो कोई ट्रेडिशनल चीज जो है मॉडर्न एरिया की ओर आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, Foster's soliloquy is followed by the appearance of the good angel and the bad angel. Do you think this pattern has any significance for the plot or character? So again आप यहाँ पे कह भी सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो गुड एंजल और जो बैड एंजल है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है कि हर टाइम जो दोनों एंजल्स हैं वो आके डॉक्टर फोर्सेस को लाइक चेतावनी देते हैं, बट जो फॉस्टर्स होते हैं वो हमेशा बैड एंजल को फॉलो करते हैं। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे बताना है कि क्या ये जो बैड एंजल और गुड एंजल है ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये जो प्लॉट है इसके पैटर्न में। अगर जब हम बात करते हैं तो द गुड एंजल एंड द बैड एंजल मेक्स अ ड्रामेटिक अपीयरेंस, द वन टू dissuade him from adopting an evil course and inviting God's heavy word, the other to urge him on to be on earth what Job is in the heaven and therefore go forward in that famous arch. एक जो है एक दूसरी ओर जो कहती है कि तुम भगवान में ध्यान लगाओ, स्क्रिप्चर्स के बारे में देखो, बट दूसरी ओर जो एविल एंजल होती है वो बताती है कि नहीं, तुम आर्ट के बारे में जानो, तुम ब्लैक मैजिक सीखो और ये जो फेमस वर्ल्ड फेमस आर्ट है इसको तुम सीखो, ऐसा कहती है जो एविल एंजल होती है, ठीक है। Faustus has discovered the path of divine grace and taken to black magic. Now he ignores the good angels. वो हमेशा क्या करते हैं कि जब वो ब्लैक मैजिक सीखना डिसाइड करते हैं तो हमेशा वो गुड एंजल को फिर इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है। बिकॉज एज इफ इंस्पायर्ड बाय द बैड एंजल, बिकॉज वो बैड एंजल से इंस्पायर हो जाते हैं तो इस वजह से वो गुड एंजल को इग्नोर करने लगते हैं। कई बार चीजें हमारे साथ भी होती है ना, हमारे साथ एक साइड नेगेटिव चल रहा होता है, एक साइड पॉजिटिव चल रहा होता है। कई बार हम नेगेटिव चीज को डिसाइड कर लेते हैं, कई बार पॉजिटिव चीज को। तो जो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स है वो नेगेटिव एंजल यानी बैड एंजल को, एविल एंजल को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। सो द सिंबलाइजेस द डिवाइडेड विल डॉक्टर फॉस्टर्स कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आप फॉस्टर्स करिए, ठीक है। यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है कि जो विल है, जो इच्छा है डॉक्टर फॉस्टर्स की, वो डिवाइडेड है, कैसे एक तरफ बैड और एक तरफ गुड में। उनके खुद का जो कंसाइज है वही दो तरह से डिवाइडेड हो रखा है, ये चीजें बता रही हैं, ठीक है। एट वन लेवल द गुड एंजल रिटायर्स द मोरल व्यू, a view of the prologue, and the bad angel the heroic and herbistic view of the soliloquy. जो soliloquy है उसका herbistic और heroic angel आता है, heroic view आता है bad angel के थ्रू, ठीक है। और prologue जो होता है, moral जो होता है वो good angel देती है। But at another level they are externalization externalization of the two conflict voice within his own conscious। तो डॉक्टर फोस्टर्स है वो खुद के कॉन्शियसनेस के वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और जो दोनों है वो दोनों के बीच में एक्सटर्नलाइजेशन होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है उसके गुड और बैड वॉइस के बीच में, ठीक है। यू विल नोटिस हाउ वन वॉइस ग्रोज स्ट्रॉन्गर देन अदर। तो आप इस पूरे ड्रामा के बीच में आप नोटिस भी करेंगे कैसे एक जो गुड एंजल है और एक दूसरी और बैड एंजल है, तो कैसे जो बैड एंजल है वो उसकी आवाज जो है वो धीरे धीरे
स्ट्रॉन्गर होने लगती है गुड एंजल से, जिसकी वजह से जो डॉक्टर फॉस्टर्स होते हैं वो डॉक्टर फॉस्टर्स बैड एंजल की बातें सुनते जाते हैं, इस वजह से उसकी स्ट्रॉन्गर वॉइस जो है होने लग जाती है। तो यहाँ पे गुड एंजल सॉरी बैड एंजल के रोल प्ले बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इन वीडियोस को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए, कुछ पूछना हो, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।